दिल्ली में हवा बेहद जहरीली, 5वीं तक स्कूल बंद। हरियाणा, यूपी और राजस्थान की बसों पर रोक। अमेरिकी सैटेलाइट से भी दिखा प्रदूषण। हरियाणा में 5वीं तक स्कूल बंद करने की तैयारी। धुंध प्रदूषण के चलते 14 शहरों में क्रशर माइनिंग बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद में पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर सख्ती। पीएम मोदी ने जमुई में आदिवासियों को दी बड़ी सौगात। 6,640 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदला, बिरसा मुंडा चौक होगा नया नाम। राजस्थान के थप्पड़ कांड में सीएम से मिले अधिकारी, हड़ताल जारी। आरएएस एसोसिएशन ने कहा अभी फैसला नहीं, टोंक में हालात तनावपूर्ण। मणिपुर के 6 इलाकों में आफ्सा फिर से लागू, केंद्र का फैसला। 1.5 साल से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। पीसीएस परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रही। यूपी लोक सेवा आयोग ने तिथि घोषित की है। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा की तिथि घोषित हुई है। 22 दिसंबर को होगी यूपी पीसीएस की परीक्षा। नई तिथि का ऐलान आयोग ने कर दिया। 7 और 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। 22 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि पीसीएस आरओएआर की परीक्षा को लेकर 4 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद आयोग ने यह फैसला लिया। आयोग ने जो 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, उस परीक्षा की तिथि को टाल दिया था और कल ही यह फैसला आयोग की तरफ से लिया गया था। और अब पीसीएस परीक्षा की नई तारीख का ऐलान आज आयोग के द्वारा किया गया है। पीसीएस परीक्षा की तिथि घोषित हुई है। 22 दिसंबर को यह परीक्षा होगी। अब आपको बता दें यूपी लोक सेवा आयोग ने तिथि की घोषणा की है। 7 और 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 22 दिसंबर को होगी। यूपी पीसीएस ने यह तारीखों का ऐलान किया है। आपको बता दें 7 और 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। दो पालियों में होगी यूपी पीसीएस की परीक्षा। पहली पारी सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की अगर बात करें तो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक यह परीक्षा आयोजित होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, यूपी पीसीएस की नई तारीखों का ऐलान हो गया। 7 और 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। मधुर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा था तो उस प्रदर्शन के चलते जो है पांचवा दिन चल रहा है। और 5वें दिन में जो कल जो है यहाँ पे नोटिस जारी हो गया था, लेकिन कल नोटिस में उन्होंने डेट का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने केवल ये कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा जो भी होगी वो एक दिन एक शिफ्ट में होगी, जिसको पीसीएस को उन्होंने मान लिया गया था। उनकी जो आज प्रतियोगी यहाँ पे जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। और उसकी डेट को जो 7 और 8 दिसंबर पहले अनाउंस की गई थी, उसको फिर वो जो है शिफ्ट करके 22 और 23 दिसंबर को लेकर गए हैं। और उसको जो है एक ही दिन में शिफ्ट को 22 दिसंबर को लेकर गए, जिसमें उसमें उनके एक दिन में एक शिफ्ट में जैसे पहले पुरानी परीक्षा होती थी, ठीक उस तरीके से परीक्षा वो होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात आरोप है, उसको लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उसमें जो है लोक सेवा आयोग ने नोटिस तो दिया है उसमें रिटर्न में, लेकिन उसमें उन्होंने लिख के दिया है एक कमेटी गठन किया जाएगा, वही इसका निर्णय लेगी कि इसको परीक्षा को कब कराया जाए और कैसे कराया जाए, क्या उसका तरीका होगा। तो उसको लेकर के जो है छात्र तो यहाँ पे अभी इकट्ठा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शन जरूर जारी है यहाँ पे, पिछले 5 दिन से जारी है, लेकिन इस समय प्रदर्शन जो केवल 60 से 70 छात्रों तक ही सीमित हो गया। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले भी आ रहे हैं, वो प्यार से जो है छात्रों से कह रहे हैं कि अब आप लोग जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि अब 3 दिन छुट्टी है, यहाँ पे आयोग बंद है, तो यहाँ पे आपको बैठने कोई मकसद नहीं है। तो फिलहाल तो आप लोग जाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई करिए। और अब जो है इसको मतलब एक तरीके से वो प्यार से उनको समझा करके हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जहाँ से ये पूरा जो है इसको खत्म किया गया प्रदर्शन में पूरी तरीके से, क्योंकि अब प्रदर्शन देखा जाए तो उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है। हाँ, कुछ छात्र जरूर यहाँ पे जुटे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 70 के लगभग जो छात्र अभी हैं कुछ जो है वो आयोग के सामने बैठे हैं, कुछ टहल रहे हैं। तो एक तरीके से जो प्रदर्शन है इसको जीवित रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछले 4 दिनों में जो प्रदर्शन के जो जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके से उसमें उत्साह
और जोश भरा हुआ था, वो चीज आज बिल्कुल भी सुबह से दिखाई नहीं पड़ी। और सुबह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग के सामने अब वो चीज नहीं रह गई जो पिछले 4 दिन से यहाँ पे दिखाई पड़ी थी, जिस तरह से छात्रों में जोश था। और कहीं ना कहीं पीछे के छात्र जो है वो पीछे हट गए हैं और वो अपनी पढ़ाई में जाके जुट गए हैं। उनको मालूम है कि परीक्षा बहुत नजदीक है और जो खास तौर पर पीछे से तैयारी करते हैं वो अब जो है इस आंदोलन से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर रहे हैं। जबकि जो आरओ के लेकर तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर जरूर यहाँ पे छात्र कुछ जुटे हुए हैं, लेकिन वो भी अब जो है बहुत मामूली संख्या में यहाँ पे रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन देखिए कब तक चलता है, क्योंकि अब जो है आंदोलन को बहुत ज्यादा जो है मैंने जैसे बताया कि अब दोष नहीं है। और सुबह से ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह मुस्तैद है, वो लगा हुआ है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस जो प्रशासन जो प्रदर्शन चल रहा है इसको यहाँ से खत्म किया जाए। और ये भी एक चीज बता दूं कि अब यहाँ पे जो इस कल तक जो यहाँ पे चैया की परिमात आ रही थी, लोग अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे ठीक से, वहाँ पे अब ये पोजिशन है कि जो लोक सेवा के सामने रोड है वहाँ पे यातायात खोल दिया गया है और छोटे हल्के व्हीकल्स जो है वहाँ पे चल रहे हैं, स्कूटर गाड़ियां, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यहाँ पे हल्के फुल्के यहाँ चलना शुरू हो गए हैं। और हल्की बैरिकेडिंग लगा करके 50-60 बच्चे जो है वो अभी भी लोक सेवा के ठीक सामने बैठ कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो है जो यातायात शुरू हो गया, बिल्कुल मिला के काफी हद तक कंडीशन जो वो सामान्य की तरफ जा रही है। और जहां तक मुझे लगता है कि अब आंदोलन में बहुत ज्यादा वो अब जो जोशो खरोश नहीं बचा है, इसको लेकर के यहाँ पे छात्र जुटे हुए हैं। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा था कि दो बात देखिए एक क्या कहते हैं प्लानिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र वाकई में जो बटे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स वाले छात्र थे उनको मालूम है कि उनकी परीक्षा तो नजदीक है और उनको जो है एक दिन का उसमें और जो सुनहरा अवसर मिल गया है, वनडे परीक्षा वो होनी है। निश्चित रूप से मधुर, अब पीसीएस की चूंकि परीक्षा की तिथि सामने आ गई तो पीसीएस के छात्रों ने अब रोल बैक किया है, वो अपनी परीक्षा की तैयारी करने में अब जुट गए हैं। इसलिए अब आंदोलन में छात्रों की निश्चित रूप से संख्या तो कम ही होगी। मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 2 पालियों में पीसीएस की परीक्षा की तिथि 22 दिसंबर और 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग ने यह तिथि घोषित की है। पहले 7 और 8 दिसंबर को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन कल ही आयोग के द्वारा इस परीक्षा की तिथि को रद्द कर दिया गया था और आज परीक्षा की नई तिथि आयोग के द्वारा घोषित की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली खबर, जहां महंत राजू दास को जान से मारने की धमकी दी गई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को जान से मारने की धमकी मिली है। सनातन के समर्थन में बोलने को लेकर मिली है धमकी। व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल से अज्ञात ने धमकी दी है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। आरोपियों पर ठीक से कार्रवाई हो, राजू दास ने यह बात कही है। धमकी मिलने के बाद राजू दास की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर ठीक से कार्रवाई हो। सीएम योगी से निवेदन है कि मामले की जांच हो। राजू दास के द्वारा यह बात कही गई है। प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप भी राजू दास लगाया गया। तो सनातन पर बोलने पर राजू दास को जान से धमकी दी गई है, यह दावा सामने आया है। इसके अलावा राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं राजू दास ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जांच की जाए और जिसने भी ये कार्रवाई की है था, लेकिन फोन कॉल पे दिया, व्हाट्सएप कॉल पे तो कई बार लोग दिया है, व्हाट्सएप कॉल पे भी दिया इस प्रकार से कि आप सनातन पे नहीं बोलोगे। बहुत सनातन पे बोलते हो और बहुत हिंदू राष्ट्र करते हो, बहुत बोर्ड की ख़त्म करने की बात करते हो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा भी हर्ष बहुत ख़राब होगा। मैं इतना फ़ोन काट दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। एप्लीकेशन देंगे प्रशासन को कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कौन व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है। अभी आपने देखा होगा राम मंदिर उड़ाने की बात लोग कर रहे थे। तो ऐसे करके लोग जिनकी मानसिकता बढ़ रही है, सरकार ठीक से इनके ऊपर कार्रवाई करे तो कम से कम इनकी मानसिकता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, महंत राजू दास को जान से मारने की धमकी फोन कॉल के द्वारा दी गई है, क्या है पूरा मामला? अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है? प्रवेश, आपको बता दें कि अयोध्या के 5 ब्रांच जो संत हुए हैं हनुमानगढ़ी के महंत और राजू दास की चर्चा जो है चल रही है। लगातार जो है सोशल मीडिया पे एक ही चर्चा चल रही है। महंत जो है राजू दास जी को जो है अज्ञात नंबर से जो है जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये मामला जो है लगातार जो है चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पे भी लगातार चल रहा है। और जो जिस नंबर से कॉल आई थी तो वो अज्ञात नंबर बताया जा रहा है। वही राजू दास ने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया है। तो फिर व्हाट्सएप पर फोन आता है और फिर वही जो है दोहराया जाता है, धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी की बात की जाती है।
लेकिन दूसरी तरफ महंत राजूदास जी जो है निडर होकर बातचीत करते हैं और उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से कॉल आती है, इससे पहले अयोध्या को 16 और 17 नवंबर में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस तरह के जो है तमाम मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन जब महंत को जो है लगातार धमकी आई, इस मामले को लेकर महंत राजूदास ने जो है पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन भी दिया है। जी निश्चित रूप से प्रवेश से इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजूदास, उनको जान से मारने की धमकी फोन कॉल के द्वारा दी गई है। अब हालांकि पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का उन्नाव से। अगली खबर जहां सीएमओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हुई है। सफीपुर सीएससी अधीक्षक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये जानकारी दी है। उच्च स्तर पर सीएमओ ने गलत सूचना उपलब्ध कराई। ब्रजेश पाठक के द्वारा ये जानकारी दी गई है। गलत सूचना उपलब्ध कराकर भ्रमित किया गया है, लापरवाही भी की गई है। तो डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा यह जानकारी दी गई है। समयबद्ध रूप से कार्य न करने पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह जानकारी दी है। तो गलत सूचना उपलब्ध कराकर भ्रमित कर लापरवाही की गई है, जिसके बाद दोनों अधिकारियों पर अब यह कार्रवाई की गई। तो नाव से अहम खबर, सीएमओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सफीपुर सीएससी अधीक्षक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह जानकारी दी है। कार्रवाई की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। उच्च स्तर पर सीएमओ ने गलत सूचना उपलब्ध कराई है। उच्च स्तर पर सीएमओ ने गलत सूचना उपलब्ध कराई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा ये जानकारी दी गई है। गलत सूचना उपलब्ध कराकर भ्रमित किया गया है, साथ ही लापरवाही भी बरती गई है, जिसके इस लापरवाही और नियमानुसार समयबद्ध कार्य न करने की वजह से दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ने जानकारी दी। तो नाव सीएमओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सफीपुर सीएससी अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बक्स सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के बक्स सर, दो बड़े चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? के बक्स सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए मानस, ये बार बार पाठक इस तरह के लोगों को मुसाफिर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं और कई सीएमओ को निलंबित भी किया गया है, कई सीएससी अधीक्षक को निलंबित किया गया है। लेकिन ये इतने बेलगाम हो गए अफसर। अब इनको जो मुख्यमंत्री पाठक है स्वास्थ्य विभाग के, इनको कोई ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि ऐसे, क्योंकि ये डॉक्टर का काम, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। अगर ये नियमानुसार भी काम नहीं करेंगे तो कैसे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी। हालांकि उन्नाव के सीएमओ और सीएससी के अधीक्षक के खिलाफ इन्होंने मुसाफिर कार्रवाई करने की चेतावनी पाठक दे दी है और उनको अनुसंधान की जाएगी। लेकिन इसको पाठक को कोई ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए जिसकी वजह से एक सबक मिल जाए, पूरा एक संदेश चला जाए पूरे प्रदेश को कि जो नियमानुसार काम नहीं करेगा, जो गलत सूचना शासन को देगा, उसके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई जो चाहे वो एक ऐसी नजीर पेश करें जिससे कोई हिम्मत न कर सके कि नियमानुसार काम किया जाए और डॉक्टर अपनी ड्यूटी का अंजाम दे सके। हाँ, निश्चित रूप से सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गलत सूचना उपलब्ध कराकर भ्रमित किया गया, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा दी गई है। नियमानुसार समयबद्ध रूप से कार्य न करने पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ने जानकारी दी है। तो नाव से अहम खबर, सीएमओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। और इस बीच मणिपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मणिपुर के 6 इलाकों में अफास्पा फिर से लगाई गई है। 6 इलाकों में अफास्पा करने का केंद्र सरकार का फैसला
एक बार फिर से इन क्षेत्रों पर अफस्पा लगाई गई। 1.5 साल की हिंसा में 200 लोग जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा यह जानकारी दी गई है। अफस्पा लागू करने पर किसी से भी पूछताछ की जा सकती है। कभी भी किसी से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से अफस्पा लागू की गई। 31 मार्च 2025 तक ये प्रभावी रहेगी। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। तो मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अफस्पा एक बार फिर से लगाई गई है। मणिपुर के 6 इलाकों में अफस्पा एक बार फिर से लागू की गई है। 6 इलाकों में अफस्पा लागू करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद किसी से भी पूछताछ करने के लिए उसको हिरासत में लिया जा सकता है। 1.5 साल की हिंसा में 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अफस्पा लागू होने पर किसी से भी पूछताछ की जा सकती है और पूछताछ के लिए उसको हिरासत में लिया जा सकता है। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से अफस्पा लागू है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। लखनऊ के बारादरी में लगा क्राफ्ट एग्जीबिशन। यूपी राज्यपाल ने क्राफ्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद रहे। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह भी शामिल हुई। अलग अलग प्रदेश से आए आर्टिस्ट ने स्टॉल लगाया है। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी शामिल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधायक राजेश्वर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो अलग अलग प्रदेश से आए आर्टिस्टों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। लखनऊ के बारादरी में ये एग्जीबिशन लगा है। वो तो ये जानते हैं कि भाई हम ही अपनी नई प्रोडक्ट लेकर हमारे बीच में आज लखनऊ में आए हुए अपना काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और इसके बाद बेचने के लिए प्रदर्शनी क्राफ्ट लगाता है। और ये प्रदर्शनी में जब भी लोग आते हैं तो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं। इसमें से जो पैसे वगैरह मिलते हैं इसका उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए इसमें करते हैं। क्योंकि हमारा काम ये है कि हमारे यहाँ जो ऐसे आर्टिस्ट आते हैं वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेच कर नहीं जाए लेकिन कुछ सीख कर जाए। और ये भी हम ध्यान रखते हैं कि आपके घर में बेटे बेटी है वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, उनको कुछ ज़रूरत है कि नहीं है, ये सब कुछ हम पूछते हैं और ध्यान भी रखते हैं। और जब हम स्वयं वहाँ जाते हैं तब बच्चियों के साथ बातचीत करते हैं तब पता चलता है कि नहीं सभी बच्चों को पढ़ा। रुक करेंगे अगली खबर का बिजनौर से। अगली खबर जहां कॉफी कैफे में गैस सिलेंडर लीक होने से आग की घटना सामने आई। 2 बच्चों सहित 4 लोग झुलसे हैं। की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे से बाजार में मची अफरा तफरी। आग लगने से कैफे जलकर राख हुआ है। बिजनौर की चांदनी मार्केट का यह पूरा मामला है। तो कॉफी कैफे में आग की घटना सामने आई है। गैस लीक होने से ये आग की घटना सामने आई है। आग लगने से कैफे जलकर राख हुआ है। तो बिजनौर से अहम खबर, कॉफी कैफे में गैस लीक होने से आग की घटना सामने आई है। 2 बच्चों सहित 4 लोग झुलसे हैं जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने से कैफे जलकर राख हुआ है। तो बिजनौर से अहम खबर, कॉफी कैफे में गैस सिलेंडर लीक होने से आग की घटना सामने आई है। 2 बच्चों समेत 4 लोग इसमें झुलसे हैं जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे से बाजार में अफरा तफरी मच गई।
आग लगने से कैफे जलकर राख हुआ है। तो दो बच्चों सहित 4 लोग इस हादसे में झुलसे हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे से बाजार में अफरा तफरी मच गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 16 नवंबर को सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा। आज शाम 4 बजे विजयनगर क्षेत्र में करेंगे रोड शो। विजयनगर के चाणक्य चौक से रोड शो का आगाज होगा। मेडिकल चौराहा रोड तक सीएम योगी का ये रोड शो आयोजित होगा। रोड शो को लेकर बीजेपी महानगर संगठन तैयारियां तेज कर चुका है। रोड शो को सफल बनाने के लिए बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। नवंबर महीने में सीएम योगी का दूसरा गाजियाबाद दौरा। सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत के लिए उतरे हैं दिग्गज। रोड शो में 100 से अधिक स्थानों पर सीएम का स्वागत होगा। वहीं रोड शो की तैयारियों में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। 16 नवंबर को सीएम योगी का गाजियाबाद का अहम दौरा। चुनावी सभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे, उससे पहले यह रोड शो का आयोजन होगा। शाम 4 बजे विजयनगर क्षेत्र में करेंगे रोड शो। रोड शो में 100 से अधिक स्थानों पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। रोड शो की तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। 16 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे विजयनगर क्षेत्र में करेंगे रोड शो। सोलह नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे विजयनगर क्षेत्र में करेंगे रोड शो। अब रुक करेंगे अगली खबर का मिर्जापुर से। अगली खबर जहां उपचुनाव को लेकर शराब 20 नवंबर मतदान समाप्ति तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। मझवा विधानसभा से सटे 8 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में शराबबंदी रहेगी। अठारह नवंबर की शाम 5 बजे से ही दुकानें बंद हो जाएंगी। 20 नवंबर मतदान समाप्ति तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो आबकारी विभाग ने दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। मझवा विधानसभा से सटे 8 किलोमीटर समीपवर्ती क्षेत्रों में शराबबंदी रहेगी। तो मिर्जापुर से अहम खबर। उपचुनाव को लेकर शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश आबकारी विभाग के द्वारा दिए गए हैं। 18 नवंबर की शाम 5 बजे से 20 नवंबर चुनाव वोट डालने की समय सीमा की समाप्ति तक ये शराबबंदी रहेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का बाराबंकी से। अगली खबर जहां 1.25 लाख दीपों से होगा देव दीपावली महोत्सव। देव दीपावली पर महादेव तालाब मंदिर के घाट होंगे जगमग। दिव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। शुभ मुहूर्त पर महामंडलेश्वर के तत्वाधान में गंगा आरती की जाएगी। उजली माता की महाआरती और दीपों से सुसज्जित होगा घाट। महोत्सव में भंडारा और प्रसाद वितरण का होगा कार्यक्रम। तहसील फतेहपुर के महादेव तालाब मंदिर में होगी देव दीपावली। 1.25 लाख दीपों से होगा देव दीपावली महोत्सव। तहसील फतेहपुर के महादेवा तालाब में देव दीपावली का महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 1.25 लाख दीपों से होगा देव दीपावली महोत्सव। तो बाराबंकी से अहम खबर। 1.25 लाख दीपों से होगा देव दीपोत्सव। देव दीपावली पर महादेव तालाब मंदिर घाट में ये घाट होंगे जगमग। शुभ मुहूर्त में महामंडलेश्वर के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाएगा। उजली माता की महाआरती और दीपों से सुसज्जित होगा घाट। महोत्सव में भंडारा और प्रसाद वितरण का होगा कार्यक्रम। तहसील फतेहपुर के महादेवा तालाब में होगी देव दीपावली। सवा लाख दीपों से होगा देव दीपावली कार्यक्रम। बाराबंकी से अहम खबर। 1.25 लाख दीपों से होगा देव दीपावली का कार्यक्रम। तो यहाँ खबरों में वक्त एक ब्रेक का हो चुका है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, जहां छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज ये खबर प्रयागराज से आपको दिखाएंगे। उससे पहले लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में पुलिस की प्रताड़ना से आहत युवक ने फांसी लगाई है। छेड़छाड़ के आरोप में दबिश को पुलिस गई। आपको बता दें, दबिश को गई पुलिस ने भाई और मां को उठाया। आरोपी ने आहत होकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। छेड़छाड़ की तहरीर पर दबिश देने पहुंचे चौकी इंचार्ज। आरोपी युवक घर पर नहीं मिला तो भाई और मां को ले आए। आहत होकर आरोपी युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। सदर कोतवाली क्षेत्र के LRP चौकी इंचार्ज पर यह आरोप लगा है। मृतक के भाई ने पुलिस पर तमंचा बरामद करने का लगाया आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के मथना गांव का यह पूरा मामला है। तो लखीमपुर खीरी से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। मृतक के भाई ने पुलिस पर तमंचा बरामद करने का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी से अहम खबर, पुलिस की प्रताड़ना से आहत युवक ने फांसी लगाई है। छेड़छाड़ के आरोप में दबिश देने गई थी पुलिस। जब आरोपी नहीं मिला तो मां और भाई को उठा लाई पुलिस। आरोपी ने आहत होकर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो छेड़छाड़ की तहरीर पर दबिश देने पहुंचे थे चौकी इंचार्ज। आरोपी युवक घर पर नहीं मिला तो भाई और मां को उठा लाई पुलिस। आहत होकर आरोपी युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। तो पुलिस द्वारा भाई और मां को उठाए जाने से आहत था ये आरोपी, जिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घर पर उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। बरेली से अगली खबर, जहां बहेड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध तमंचे बनाने वाले आरोपियों को दबोचा गया। 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। ऑर्डर मिलने पर घर पर बनाए जाते थे तमंचे। आरोपियों के पास से तमंचे बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। 3-4 अधबने तमंचे आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के लोधीपुर के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। तो ऑर्डर मिलने पर ये तमंचे बनाते थे। आरोपियों के पास से तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। 3-4 अधबने तमंचे आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के लोधीपुर के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। तो बरेली से अहम खबर, बहेड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध तमंचे बनाने वाले आरोपियों को दबोचा गया है। 3 आरोपियों को बहेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑर्डर मिलने पर घर में बनाते थे तमंचे। अब रुक करेंगे अगली खबर का फर्रुखाबाद से अगली खबर, जहां कोहरे का कहर लगातार जारी है। खड़े डंपर में घुसी है रोडवेज बस, जिसमें एक की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इटावा बरेली हाईवे पर खड़े डंपर में जा घुसी है रोडवेज बस। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से CHC राजेपुर में भर्ती कराया है। फर्रुखाबाद में कोहरे का कहर लगातार जारी है। घायलों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर किया गया है। 8 रोडवेज बस यात्री जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती हैं। राजेपुर थाना क्षेत्र में ग्राम जैनापुर के पास का यह पूरा मामला है। तो घायलों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर किया गया है। 8 रोडवेज बस यात्री जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती किए गए। राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जैनापुर का यह पूरा मामला है, जहां धुंध और कोहरे की चपेट में आकर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। खड़े डंपर में घुसी है रोडवेज बस, जिसमें एक की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इटावा बरेली हाईवे पर खड़े डंपर में घुसी है रोडवेज की बस। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से CHC राजेपुर में भेजा है। जंगल में 8 लोग रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से एक मृत अवस्था में लाया गया है, जिसका नाम है सहाना, 19 साल की है, डॉटर ऑफ सलीम। और उसके अलावा 2 की हालत नाजुक है, जिसमें ग्रीवियस इंजरीज आई हैं।
लोअर लिम्ब में अपर लिम्ब में इंजरीज आई। उसमें एक लड़की का नाम है सैनूर, 14 साल की है, डॉक्टर ऑफ रिजाउद्दीन हरदोई की रहने वाली है। और शशि है 40 साल की महिला है, वाइफ ऑफ सुनील, जो कि पपड़गंज दिल्ली की रहने वाली है। इसको हायर सेंटर कानपुर के लिए एलर्ट के लिए किया गया। आप लोग कहाँ से आ रहे थे नोएडा से और कहाँ जा रहे थे? मनसा बीकापुर कौन सा थाना लगता है? थाना सोसा है जनपद हरदोई। हरदोई लगा। कितने लोग थे आप लोग? 13 जने 13 लोग थे। सब किससे थे? रोडवेज बस से? कैसे क्या हुआ था? डीसीएम गाड़ी बड़ी वाली खड़ी थी, हाँ, उसमें टक्कर खुद ने मारी। रोडवेज वाले पीछे से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अगली खबर, जहां 2 बाइक सवारों को अज्ञात ट्रक ने रौंदा है। आपको बता दें, दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बाइक सवार दो लोगों की हादसे में मौत हुई। आगरा दिल्ली हाईवे पर जैत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो आगरा दिल्ली हाईवे पर जैत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 2 बाइक सवारों को अज्ञात ट्रक ने रौंदा है। दिल दहला देने वाली यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बाइक सवार दो लोगों की हादसे में मौत हुई है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। ये देख सकते हैं ये किस तरीके से 2 बाइक सवारों को ट्रक ने अपने चपेट में लिया है। ये देख सकते हैं किस तरीके से 2 बाइक सवारों को ट्रक ने अपने चपेट में लिया है। दुर्घटना में 2 बाइक सवारों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तो सीसीटीवी में ये खौफनाक तस्वीरें कैद हुई हैं। 2 बाइक सवारों की घटना स्थल पर ही मौत की खबर सामने आ रही। अब रुक करेंगे अगली खबर का, हमीरपुर से अगली खबर, जहां रीलबाज युवकों का अनोखा कारनामा सामने आया है। भोकाल के चक्कर में किया है अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन। एसडीएम लिखी गाड़ी के बोनट में बैठकर काटे गए हैं केक। 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बर्थडे केक काटे गए हैं। नीली बत्ती व हूटर का भी दिखाया गया है रौब। मौधा एसडीएम की बताई जा रही है गाड़ी। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। युवकों ने पुलिस को दी है सरेआम चुनौती। जनपद में मौधा कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मौधा एसडीएम की बताई जा रही है गाड़ी। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। युवकों ने पुलिस को सरेआम चुनौती दी है। हमीरपुर से अहम खबर, रीलबाज युवकों का अनोखा कारनामा सामने आया है। भोकाल के चक्कर में किया है अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन। एसडीएम लिखी गाड़ी के बोनट पे बैठकर केक काटे गए हैं। 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बर्थडे केक काटे गए हैं। नीली बत्ती व हूटर का भी रौब दिखाया गया है। मौधा एसडीएम की बताई जा रही है गाड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। युवकों ने पुलिस को सरेआम चुनौती दी है। तो भोकाल के चक्कर में अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से अगली खबर, जहां रोटावेटर में फंसकर किसान की मौत की खबर सामने आ रही है। खेत की जुताई करते समय यह हादसा हुआ है। बाबूराम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बकेवर थाना क्षेत्र के मुसाफा की यह पूरी घटना है।
तो बाबूराम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। रोटावेटर में फंसकर किसान की मौत की खबर सामने आ रही है। बकेवर थाना के मुसाफा की घटना है। तो फतेहपुर से अहम खबर, रोटावेटर में फंसकर किसान की मौत हुई है। खेत की जुताई करते समय यह हादसा हुआ है। बाबूराम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बकेवर थाना के मुसाफा की यह घटना है। फतेहपुर से अहम खबर, रोटावेटर में फंसकर किसान की मौत की यह खबर सामने आ रही है। बकेवर थाना क्षेत्र के मुसाफा की यह घटना, खेत की जुताई करते समय यह हादसा हुआ है। बाबूराम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मामूली कहासुनी में हत्या का मामला सामने आया। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है और जिसके बाद पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तारी भी हुई है। नोएडा में हत्या के 12 घंटे के भीतर ये खुलासा हुआ है। सोरखा में चाकू मारकर की गई थी हत्या। शहजाद की चाकू मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने जंगल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 113 पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। महज 12 घंटे के भीतर ही हत्यारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मामूली कहासुनी में हत्या का यह मामला सामने आया था। तो नोएडा के सेक्टर 113 पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। महज 12 घंटे में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना 113 क्षेत्र के अंतर्गत सोरखा गांव में मीट की एक दुकान पे 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो गया था, जिसमें एक शहजाद नामक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसमें जो अज्ञात व्यक्ति था उसको पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई थी। रात सेक्टर 117 के अंतर्गत उसकी लोकेशन मिली। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो उसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया कट्टे से, जिसमें जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसके टांग में लग गई। इस घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। इससे एक कट्टा और आला कतर बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अमरजीत है और ये छपरा बिहार का रहने वाला है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अमरोहा जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। नेशनल हाईवे पर पिकअप की टक्कर से मां और 2 भाइयों की मौत हुई है। गजरौला में इको की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हुई है। वहीं नौगांव में पिकअप की टक्कर से 2 भाइयों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो नौगांव में आपको बता दें पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 3 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। अमरोहा से अहम खबर, जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगली अहम खबर मेरठ से, जहां गांव के 3 युवकों पर किशोरी ने लगाया है रेप का आरोप। कार में खींचकर दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। मदरसा शिक्षक की 14 वर्षीय बेटी ने लगाए आरोप। पीड़िता का पिता छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद है। मेरठ में थाना जानी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मदरसा शिक्षक की 14 वर्षीय बेटी ने लगाए हैं आरोप। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। मदरसा शिक्षक की 14 वर्षीय बेटी ने आरोप लगाए हैं। पीड़िता का पिता छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद है। तो मेरठ में थाना जानी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गांव के 3 युवकों पर किशोरी ने लगाया है रेप का आरोप। कार में खींचकर दुष्कर्म कर बनाई है अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया।
जाने थाने से आई हूँ मैं। मेरी बच्ची की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। 3 रोज लगातार हो गए। मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। क्या मामला है बच्ची के साथ में? बच्ची के साथ गलत काम किया गया। कौन लोग थे, कहाँ के हैं? गांव के थे, साकिब है और सईद है जी। बच्ची कहाँ जा रही थी, कहाँ से आ रही थी? बच्ची अपने चाचा के यहाँ पे जाती थी दूध लेने के लिए, कई फल मिठाई लेने के लिए। मिठाई की दुकान है इनके चाचा के यहाँ। तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बालिका से कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया गया। मदरसा शिक्षक की 14 वर्षीय बेटी ने आरोप लगाया है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, 14 वर्षीय एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म के दौरान अश्लील वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में कार में खींचकर बाकायदा एक नाबालिग बेटी के साथ उस क्रम की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और साथ ही उसकी जो अश्लील वीडियो है वो भी बना ली गई। साथ ही वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ रेप की वारदात की गई। आज पीड़िता अपने परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची और पूरे मामले की शिकायत की है। बाकायदा थाना पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि 3 युवकों ने उसके साथ रेप की वारदात की और उसके बाद उसकी वीडियो बना ली और लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे। फिलहाल जो है एसएसपी ने थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए मनोज यही है कि पीड़िता की सुनवाई थाने पर नहीं हुई, जबकि सूबे के मुखिया लगातार पुलिसिंग सुधारने के जो दिशा निर्देश है वो जारी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि मानने को तैयार नहीं। पीड़िता को जो है एसएसपी ऑफिस जाना पड़ा, उसके बाद उसकी जो कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है पीड़ित परिवार को एसएसपी विपिन तांडा ने। निश्चित रूप से सूबे में महिला सुरक्षा और महिला अपराध के जो सरकार के द्वारा अपराध पर कंट्रोल के दावे किए जाते हैं और महिलाओं को न्याय का जो भरोसा दिया जाता है, उस पर ये घटना निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़ा करती है। राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरठ के एक गांव में 3 युवकों के द्वारा किशोरी से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सुबह करीब 4 बजे गंगा स्नान करके घर लौट रहे बाइक सवार मां बेटे और चचेरे भाई को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और तीनों शवों को पीएम के लिए भेजा गया। उधर घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया है। जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। वहीं पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। गांव जनकपुरी की यह घटना है। महिला सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जा रही 3 महिलाएं हादसे का शिकार हो गई हैं। ट्रेन पर चढ़ते वक्त 2 महिलाओं की गिरकर मौत हो गई है। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। आसपास के लोगों ने आनन में घायल दोनों महिलाओं को सीएससी बांसडीह पहुंचाया है, जहां से चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। एक महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। ट्रेन पर पकड़ने के लिए जा रही थी स्टेशन पर। स्टेशन पर पकड़ने के लिए जा रही थी। एक क्रॉसिंग था, तो उस क्रॉसिंग से बाद में सोची कि पीछे पीछे ना जा करके और सा मेहरारू थी 10-12 गो, तो उन लोग के झुंड में बाद जब जो इथी हुई वो अपन सोचले हुई कि यही तरह के बाहर निकल चली जा पटरिया धैले। अब वही में हमारे बुझाता जो घटना हो चुका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की भव्य तैयारियां दिखी हैं, जहां लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। इस अवसर पर अमरोहा पुलिस
अलर्ट पर रही और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मेले में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुव्यवस्था का ध्यान रखा जा सके। इस आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्तिभाव देखने को मिल रहा है, जो इस आयोजन की महत्ता को दर्शाता है। अमरोहा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और मेले की व्यवस्था की सराहना की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रसिद्ध रामगंगा तट पर आज श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन के स्नान दान के साथ आज दिन की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा का आज के दिन विशेष महत्व होता है। जानकारों के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था और वहीं रामगंगा पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की सभी जगह नजर बनी रही। गंगा तट पर आला अधिकारी भ्रमण करते नजर आए। वहीं मेले में काफी दूर दराज से श्रद्धालु आए, यहां मेले का आनंद भी लेते नजर आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां निचलौल नगर के एक मोहल्ले में मामा भांजी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर प्रेम प्रसंग में मामा भांजी ने जहर खा लिया है। कुछ देर बाद दोनों की हालत बिगड़ते देख परिजन एक साथ दोनों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों के काफी प्रयास करने के बाद भी दोनों की हालत में सुधार नहीं हुआ है। फिर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मामा के इस करतूत को लेकर अस्पताल परिसर में चारों तरफ चर्चा बनी रही। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने गैलरी में स्ट्रेचर पर लेटे मामा और भांजी का इलाज चल रहा था। क्या हुआ है? आज दिनांक 14 नवंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली थी कि थाना निचलौल अंतर्गत ग्राम बरगदवा वार्ड 2 के एक प्रेमी युगल द्वारा जहर खा लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि एक युवती जो कि मूलतः नेपाल राष्ट्र की रहने वाली है, वो अपने मामा के यहाँ थाना निचलौल अंतर्गत बरगदवा गांव में आई थी, जहां पे उनके मामा तथा इस युवती के द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया गया, जिसके बाद इनको प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी निचलौल में भर्ती कराया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के उपरांत इनको सदर महाराजगंज रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों द्वारा बताया गया है महाराजगंज में कि इनकी जो तबीयत है वो स्थिर है, अभी इनको खतरे से बाहर बताया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। थाना जमुना पार इलाके के गांव आपको बता दें लोहवन वन उस समय सनसनी फैल गई, जहां सुबह घर के बाहर अशोक पेंटर का लहूलुहान शव पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये जी मेरा भाई है, मियां बीवी दोनों अंदर ही थे। अब भाई तो मर चुका है, अब बोल रही है कि ये छत से गिर गया है। भाभी ने बोला है छत से गिर गया है। अच्छा, तो हमने घर में जाके चेक किया तो घर में भी खून है, जहाँ सोता है वहाँ पर भी खून है, आंगन में भी खून है, लेटरिन में भी खून है, किचन में भी खून है, सब में खून है। किससे वार किया हुआ? ये अंदाजा नहीं लगा सकते किससे वार किया है। मैंने तो ढूंढने की भी कोशिश किया था, कुछ नहीं मिला है ऐसा कुछ। अच्छा, क्या नाम है भाई का? भाई का नाम है अशोक पेंटर। अच्छा, कितनी उम्र होगी? ऐसे होगी करीब 34-35 साल। कितने बच्चे हैं उस पर? 2 बच्चे उस पर। अच्छा। एक 8 साल का है, एक 4-5 साल का है। कब से झगड़ा चल रहा था? झगड़ा इनका अभी कुछ दिन पहले पापा रहते थे यहाँ पे साथ में, लड़ाई झगड़े करके पापा के नाम FIR करके पापा अलग कर दिए यहाँ से। बिल्कुल ये मिली भगत है, ये इन्होंने ही कराया है जो कुछ भी कराया है। हाँ साहब, मेरा लड़के की हमारी ने लड़के का मर्डर करा दिया। अच्छा। और ये किसी हंडका बुलाने जाने यारन से लगी हुई है, ये मतलब प्रेम संबंध चल रहा है। प्रेम संबंध है। इसको बहुत जोर से अंदर कमरों में मारा है और ये कह रहे हैं कि ऊपर छत से गिरा। छत से नहीं गिरा, पूरे निशान बन रहे सभी कमरों में, किचन में। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर मिर्जापुर से है, जहां मझवा विधानसभा क्षेत्र के करसड़ा ग्राम सभा में गुरुवार को आयोजित भोज कार्यक्रम में विवाद के चलते माहौल गर्मा गया। एक कार्यक्रम
ये कार्यक्रम भदोही सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। जब भोज के दौरान मीट की बाल्टी से बोटी बांट रहे एक युवक, जो सांसद के वाहन चालक का भाई बताया जा रहा है, उसने एक व्यक्ति को बोटी की जगह जूस परोस दिया। इस पर बोटी की मांग करने वाले युवक ने नाराजगी जताते हुए अपशब्द कहे। बोटी मांग रहे युवक ने अपशब्द सुनने के बाद तमीज से बात करने की नसीहत दी, जो बोटी मांगने वाले युवक को नागवार गुजरी। नाराज युवक ने तहस में आकर बोटी बांट रहे युवक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़बाजी के बाद वहां मौजूद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि इस घटना से उसका माहौल गर्म हो गया और विवाद चर्चा का विषय बन गया। कहाँ बानू माँ का हूँ माल ले हो जाता का माल ले हो जाता का ठीक कहाँ बानू माँ रुक रही अगली खबर का फर्रुखाबाद के भोजपुर स्थित मेजर एच.डी. सिंह यूनिवर्सिटी के सभागार में विश्व प्रमेह दिवस के अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय सेमिनार एवं ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा और SBSJS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मंजुनाथन NS ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि नीम, हल्दी, गुड़मार और दालचीनी जैसी जड़ी बूटियां रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मददगार हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में NH-27 हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 वाहन आपस में टकरा जाने से मेदांता के एक डॉक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 13 बाराती घायल हो गए हैं। मृतकों में मेदांता के एक डॉक्टर और उनके साथ कार में बैठी 2 युवतियां शामिल हैं। घटना सुबह भोर में हुई है। कोतवाली रुदौली के कूड़ा सादात कट पर एक ट्रक मुड़ रहा था, जिसमें कानपुर से गोरखपुर जा रही बारातियों से भरी ट्रेवलर टकरा गई। उसी समय हादसे लखनऊ से देवरिया जा रहे मेदांता के डॉक्टर हुसैन की कार भी इसी ट्रक से टकरा गई, जिसमें मेदांता के डॉक्टर हुसैन और उनके साथ कार में बैठी 2 युवतियों की मौत हो गई, जबकि कार में बैठे 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। ट्रेवलर में बैठे 20 बारातियों में 13 बाराती घायल हुए हैं, जिन्हें CSC रुदौली में भर्ती कराया गया। रुदौली में हुआ है दुर्घटना। हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आई हुई थी, लेडीज थी, उसको हेड इंजरी हुआ, चेस्ट में इंजरी हुआ है, तो हमने एडमिट कर लिया। अभी उसकी हालत सामान्य, बाकी अभी यहाँ पे कोई आया नहीं। कैसे क्या घटना हुई? ट्रक में लड़ा हुआ है, ट्रेवलर लड़ी है और एक कार लड़ी हुई है, तो जिसमें एक डॉक्टर और 2 युवती की मृत्यु हो गई है। बाकी लोग घायल हैं, जिनको कुछ का इलाज वहाँ पे CSC रुदौली में चल रहा है, कुछ को लखनऊ रिफर कर दिया गया है। एक लेडीज आई है यहाँ पे, उसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां शहर के लाल बंगला पोखरपुर निवासी कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी को समाज सेवा, शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए वेटरन अचीवर अवार्ड दिया गया है। लखनऊ में आयोजित समारोह में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया। सेना मेडल से सम्मानित कर्नल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तमाम सेवानिवृत्त अफसरों में से उन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। थल सेना अध्यक्ष ने उनके कार्यों की सराहना की। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।